नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क यानी कि भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर में वैकेंसी आई हुई है और एग्ज़ाम होने हैं। इसके लिए नॉन टेक की क्लासेज यानी कि प्री एग्ज़ाम के लिए रेगुलर क्लासेज लेकर उपस्थित हो रही हैं। आज की इस क्लास में जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और जनरल साइंस के मिक्स क्वेश्चन हैं और एक क्लास में आपको 100 से ऊपर यानी कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बार्क की एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। अभी तक 4-5 क्लासेज हो रखी है, आप उनको भी ज़रूर देखिए और इस क्लास को लास्ट तक देखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 से 5 एडिशनल क्वेश्चन भी बताऊंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी रेगुलर क्लास देख सकें। शाम को 6 बजे क्लास होती है, तो आप रोज़ शाम 6 बजे इस क्लास से ज़रूर जुड़ जाइए। इससे पहले यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ITI बेस्ड नॉन टेक आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे कि रेलवे, ALP एंड टेक्नीशियन की बम्पर भर्ती आने वाली है। क्लासेज अभी से चालू है, आप इन क्लासेज को देखिए, सिलेबस कॉमन रहता है। साथ ही नेवी ट्रेड्समैन के एग्जाम होने हैं, CPRI टेक्नीशियन, दिल्ली मेट्रो और NPCL, DRDO, इन सभी एग्जाम के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ये क्वेश्चन कल की क्लास में हो चुका है, लेकिन फिर से इसे पढ़ना होगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको और ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो नया क्वेश्चन है, हालांकि कल मैंने एक आपको टेबल बताई थी, उसमें से यदि आपने याद कर लिया है तो एक प्रकार से आपका टेस्ट हो रहा है। बताइए कि कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप इस टेबल को जरूर देख लीजिए। ये रही वो टेबल। केंचुआ होता है, नाम लिखा हुआ है, और श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं वो इनके बारे में लिखा हुआ है। केंचुआ आपके त्वचा से सांस लेता है। व्हेल मछली है, वो फेफड़े से सांस लेती है, वहीं मनुष्य की तरह। और मकड़ी और स्कॉर्पियन होती है, फुफ्फुस यानी कि आप फेफड़ा कह सकते हैं। कॉकरोच श्वास नली से, और मछली, झींगा आपके होते हैं, ये गलफड़े से सांस लेते हैं। वहीं मेंढक के बारे में कहें तो त्वचा, मुख और फेफड़े से श्वास लेता है। और उभयचर या स्तनधारी जिसमें मनुष्य आते हैं, ये आपके फेफड़े से श्वास लेते हैं। तो अब आपके क्वेश्चन में पूछा है कि केंचुआ कहाँ से सांस लेता है, तो आप इस टेबल को याद करने के बाद आंसर कर देंगे कि त्वचा से सांस आपकी केंचुआ लेता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर कर देंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने एक क्वेश्चन के साथ कुछ एडिशनल पॉइंट भी सीखे होंगे, जैसे कि 4-5 नए क्वेश्चन। तो यदि आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अब आपके क्वेश्चन आता है जनरल अवेयरनेस में इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर का। तो 2022 की जो इम्पोर्टेंट बुक्स है और उनके राइटर है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। पहले तो मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर का वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, आप उसे भी जरूर देखिए। और उसमें इनमें से मैं आप एक और बुक ऐड करना चाहूँगा, वो आपके हैं नवदीप गिल की पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। उसे भी जरूर पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकती है। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा आपसे पूछी जा सकती है, नवदीप सिंह गिल की पुस्तक है। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है और 2-4 एग्जाम में मैंने बुक का नाम देख लिया है। कौन सी है? अरुंधति रॉय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हिंदी में लिखा होता है छोटी वस्तुओं के भगवान। तो पुस्तक पूछी जाती है, अरुंधति रॉय की है। कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, ये भी बार बार पूछी जाती है, अरुंधति रॉय की पुस्तक है। आगे है द मिनिस्ट्री ऑफ उटमोस्ट हैप्पीनेस, तो ये भी आपकी अरुंधति रॉय की है। मैंने DRDO के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर करवाया है, आप वहां से देख सकते हैं। लज्जा, ये आपकी किसकी है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये पुस्तक, आप मत पढ़िए। और आपके आगे हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुकर अवार्ड इसे मिल चुका है, 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की पुस्तक है। तो जिसके आगे मैंने टिक लगाया है वो आप जरूर पढ़ लीजिए। अरुंधति रॉय की तीनों पुस्तक याद कर लीजिए। आगे हमारे मैथ का एक क्वेश्चन है, एक चुनाव में कुल 16,000 मत डाले गए और 2 उम्मीदवारों में से एक को 40% मत प्राप्त हुए। बताइए कि विजयी उम्मीदवार को पराजित उम्मीदवार से कितने मत अधिक मिले। तो यदि हम बात करते हैं कि जो आपके पराजित हुआ है, टोटल होते हैं आपके 100%, आपको पता होगा
हमेशा होते हैं 100%, यानी कि एक को 40% मिले हैं तो दूसरे को 60% मिलेंगे। अब पूछा है कि कितने अधिक मिले, तो 20% अधिक मिले हैं। तो आप 16,000 का 20% कैलकुलेट कर दीजिए, 16,000 का 20/100 बेसिक तरीके से, और आप कर सकते हैं कि गुणा करेंगे, आपके पास आएगा 3200 अधिक मिले हैं। 3200 वोट विजयी को अधिक मिले हैं। यदि आपसे पूछता कि विजयी को कितने मिले हैं, तब आपको 16,000 को 60% ज्ञात करना था, क्योंकि उसे 60% मिले हैं। हालांकि पूछा है अंतर कितना है या फिर कितने अधिक मिले हैं, तो 20% अधिक मिले हैं। तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस आपको छोटी सी बात का ध्यान रखना था कि 20% उसे अधिक मिले हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो एक बात तो आपको समुद्रगुप्त के बारे में ध्यान रखनी है कि पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है, नेपोलियन, ये भी आप ध्यान कर लीजिए। फिर आपसे पूछा जाता है कि इसका दरबारी कवि कौन था, तो आप याद कर लीजिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि आपके हरिसेन था। इसी ने प्रयाग प्रशस्ति, जिसे आप इलाहाबाद प्रशस्ति कहते हैं, उसका लेखक हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो हरिसेन, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त के बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि किस शासक का या किस गुप्त वंश के शासक का सिक्कों पर वीणा बजाते हुए छवि या मुद्रित है, तो आपको ध्यान रखना है वो समुद्रगुप्त है, जिसकी वीणा बजाते हुए सिक्कों पर मुद्रा अंकित की गई है, आपको ध्यान रखना है। चंद बरदाई से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो ये है आपकी पृथ्वीराज का दरबारी कवि या फिर मित्र है, जो पृथ्वीराज का है, आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके राजस्थान का जो रोडवेज है, यानी कि राजस्थान रोडवेज के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2013 के एग्जाम में। तो आई होप आपने यहाँ से भी कुछ नया सीखा होगा। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आगे मैथ का क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है कि 12 की पावर 21 प्लस 15 की पावर 37 के इकाई अंक स्थान का अंक क्या होगा। तो इस प्रकार के लिए सिंपल सी ट्रिक होती है, जो आपको पावर दे रखे उसे 4 से डिवाइड कीजिए। तो 12 में आपकी पावर दे रखी है 21, इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके शेषफल बचेगा 1। आपको शेषफल ध्यान रखना है। फिर आपके 15 की जो पावर दे रखी है 37, उसे आप 4 से डिवाइड कीजिए, तब भी आपके क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 36 बार पूरा जाएगा, यानी कि शेषफल बचेगा आपके 1। यानी कि अब आपके सामने संख्या पूरी है, 12 की पावर 1 प्लस 15 की पावर 1। तो पावर जब किसी की 1 हो तो वो संख्या सेम होती है, यानी कि आपको 12 और 15 को ऐड करना है, और इकाई अंक पर आप 2 और 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 7। यानी कि इकाई के अंक पर कौन सी संख्या आएगी, तो आई होप आप इजीली बता पाएंगे कि 7 आपके इकाई के अंक पर आने वाली संख्या होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप ये भी क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। मैथ का क्वेश्चन है, 3 लड़कियों की आयु का औसत 16 वर्ष है। तो पहले तो आपको देखना है कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एवरेज का फॉर्मूला आपकी सिंपल सा है कि संख्याओं का योग, यानी कि संख्याओं का योग कर लीजिए बट्टे कुल संख्या। तो कुल लड़कियां कितनी है वो आपको 3 लिखना है, और योग हम मान लेते हैं x, और औसत इन्होंने दे रखा है, यानी कि एवरेज की वैल्यू इन्होंने दे रखी है। और एवरेज की वैल्यू क्या दी है, तो आपको पता है इन्होंने एवरेज की वैल्यू कहा है 16। तो हम x का मान निकाल सकते हैं, यानी कि कुल उन लड़कियों की तीनों का जो योग है आयु का वो निकाल सकते हैं, और वो आपके आएगा 48। यानी कि x की वैल्यू क्या है 48, और ये x क्या है, तीनों लड़कियों का योग है, आयु का योग है 48। अब इन्होंने कहा है आयु का अनुपात कितना है, तीनों की आयु का अनुपात है 3:5:8। ये इनकी आयु का अनुपात है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की का आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे छोटी लड़की है और ये सबसे बड़ी लड़की है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले रेशियो में निकाल लेते हैं कि इनकी रेशियो में कितना अंतर है। तो रेशियो में हमारे अंतर है 5 और 8 में, 3 और 8 में आपके 5 का अंतर है। यानी कि हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, तो आप कहेंगे 5 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि रेशियो में इनके 5 का अंतर है। तो जब भी टोटल आयु इनकी है 48 ईयर, तीनों का योग है, और तीनों का आपको योग लिखना है। यहाँ रेशियो में कितना योग है, रियल में आपके 48 योग है, और रेशियो में योग है आपके 16, और हमें वैल्यू निकालनी है 5 की। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच अंतर है 5। जब भी आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा आपके 15, यानी कि 15 वर्ष उन दोनों के बीच आयु का अंतर है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से नई क्लास में आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तक के लिए जो भी समझ गए हैं उनके लिए लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी इस क्लास को करें।
आगे आपके पास जो क्वेश्चन है वो है जनरल साइंस का क्वेश्चन। निम्न में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? तो आपने ऑप्शन देख लिया होगा। व्हेल मछली है जो फेफड़े से श्वास लेती है और गलफड़े का काम होता है श्वास लेना। मछली इन्हीं में से श्वास लेती है, यानी कि जो भी मछली होती है वो कहाँ से श्वास लेती है? तो आपके गलफड़े से श्वास लेती है। और व्हेल मछली फेफड़े से लेती है, यानी कि इसमें गलफड़े नहीं होते। आगे आपके जो जनरल साइंस में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके यूनिट से रिलेटेड, यानी कि मात्रक से। क्वेश्चन पूछा है निम्न में से किस युग्म में यानी कि किस जोड़े में समान एसआई मात्रक होता है? यानी कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है किस में आपकी जो एसआई यूनिट होती है वो कॉमन होती है या समान होती है? बल और संवेग, कार्य और ऊर्जा। तो आपके आंसर यही रहने वाला है, कार्य और ऊर्जा। और दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है? तो जूल इसका एसआई यूनिट होता है। आई होप आपको पता होगा। बल और दूरी की, बल की होती है आपकी न्यूटन और दूरी की आपकी क्या होती है? तो आपको पता होगा, दूरी आप कमेंट कर दीजिए, सबको पता है। और बल और दाब आपको यहाँ दे रखा है, दाब की पास्कल होती है, वो भी आप जरूर पढ़ लीजिए। आगे मैंने यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट यूनिट्स लिखी है, तो आप इनको भी जरूर पढ़ लीजिए। मात्रक, आवेश का होता है कूलाम, आवेश को इंग्लिश में कहते हैं चार्ज, और इसका कूलाम होता है जिसे क्यू से दर्शाते हैं, तो ये भी आप जरूर पढ़ लीजिए, कूलाम इसका होता है। विद्युत धारा जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, इसका एम्पियर मात्रक होता है। शक्ति, पावर होता है और इसका होता है वाट, पावर का होता है वाट। ऊर्जा जूल होती है एसआई यूनिट, और दाब का होता है पास्कल, ये भी जरूर पढ़ें। फिर आता है आपके प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, जिसका होता है ओम, और ओम का आपके सिंबल भी पूछा जा सकता है, वो भी जरूर बना देता हूँ, इस प्रकार से सिंबल होता है। धारिता जिसे आप कहते हैं कैपेसिटेंस, और इसकी होती है एक तो कूलाम प्रति वोल्ट या दूसरी होती है इसकी फेराड, और एक होती है आपकी प्रतिरोधकता जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रकार से रोह से उसे दर्शाते हैं, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, या ऑप्शन में आपको ओम सेंटीमीटर भी देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपको करवाई है, इनमें से आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ये क्वेश्चन मैंने जनरल अवेयरनेस की क्लास में करवाया था, आपको कितना याद है इसका टेस्ट हो रहा है आज। मेजिनोट रेखा किन दो देशों के बीच में है या किस देश के बीच स्थित है? तो मैंने इंपॉर्टेंट आपको रेखाएं बताई थी कि कौन कौन सी पूछी जाती हैं, तो आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। डूरंड रेखा पूछी जाती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। और मेजिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ये रहा आपके ऑप्शन में फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन और है कि ये नहीं पूछा जाएगा, याद मत कर लीजिए। और आगे है आपकी ये पूछी जाती है एग्जाम में कि रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑर्डर नीस रेखा ये जर्मनी और पोलैंड की, जैसा कि ऑप्शन यहाँ है। ऑर्डर नीस रेखा याद कर लीजिए, ऑर्डर नीस रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ये आपके हैं जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो आप इनको भी जरूर पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपके देखने को मिल सकता है। अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस पर विजिट जरूर करें, बार्क के नाम से है, बार्क प्री एग्जाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, आप जरूर देख लीजिए। और यदि जनरल अवेयरनेस आपकी या जनरल साइंस एग्जाम में है तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुकती है, तो ये किसके द्वारा समझाया गया है? तो ये आपकी न्यूटन के जो नियम है उससे संबंधित क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में हर बार आते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो ये आप पढ़ लीजिए, जड़त्व का नियम इसे कहा जाता है। दूसरे नियम को आपके संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम किसे कहा जाता है? तो आप याद कर लीजिए, न्यूटन का दूसरा नियम आपके संवेग संरक्षण का नियम है। और तीसरे नियम का एग्जाम्पल है रॉकेट का उड़ना, और चलती हुई बस आपके पहला ही नियम होता है। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि चलती हुई बस में यात्री को अचानक रोकने से उसे आगे की ओर धक्का लगता है तो ये आपके न्यूटन का पहला नियम है। और तीसरे नियम को आपके क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। एक्शन रिएक्शन का नियम तीसरा नियम कहलाता है, तो ये भी आप जरूर पढ़ लीजिए। और संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन का दूसरा नियम ही है। आगे है निम्न में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका आंसर ध्यान कर लीजिए, लेक्टोमीटर होता है, जो आपकी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत यूं कहता है कि यदि आप किसी यंत्र को या किसी चीज को पानी में रखते हैं तो वह उसका जो द्रव्यमान होता है वो पानी के जो द्रव्यमान होते हैं उसका और वस्तु का द्रव्यमान बराबर होता है। यानी कि जो वस्तु पानी में जाती है
और अब जितना क्षेत्रफल वो हटाती है या जितना क्षेत्रफल वो घेरती है, उस क्षेत्रफल का और वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है। इस प्रकार से इसका नियम है, आप जरूर पढ़ लीजिए। मेरी जो लैंग्वेज है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। आगे है प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। प्रतिबाधा पहले तो क्या होती है ये आपको जानना समझ लेना चाहिए। एक होता है आपकी प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है आपकी डीसी सर्किट में और एसी सर्किट में। एक होता है एक्सएल जिसे बोलते हैं आपकी रिएक्टेंस, जो आपके होता है वो वाला रिएक्टेंस, और ये आपकी रिएक्टेंस है ना। ये आपकी इंडक्टिव कॉइल का प्रतिरोध है, ये कैपेसिटिव कॉइल का प्रतिरोध है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि ये तीनों मिलकर किसी तार में प्रवाहित धारा का विरोध करते हैं तो उसे आप कह सकते हैं संयुक्त रूप से ये प्रतिबाधा या जेड कहलाती है। इंपेडेंस को जेड से दर्शाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एसी कॉइल में ये तीनों एक साथ होते हैं, डीसी में केवल प्रतिरोध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन तीनों को संयुक्त रूप से प्रतिबाधा कहा जाता है और प्रतिबाधा को जेड से दर्शाते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन तीनों की यूनिट ओम होती है और प्रतिबाधा की यूनिट भी ओम होती है। तो इन चारों की यूनिट आपको ध्यान रखनी कॉमन होती है, जिसे आप ओम कहते हैं, और ओम का सिंबल इस प्रकार से बना होता है। तो आई होप आपने यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन समझे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक आप यहाँ याद कर लीजिए कौन कौन से हैं, जैसे कि लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता ज़्यादा पूछा जाता है कैंडला, बल का होता है न्यूटन, प्रतिरोध ओम, चालकता महो, और चालकता का सिंबल ओम का उल्टा होता है जस्ट ऑपोजिट, जिसे आप साइमन या सीमेन भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, उन्हें भी जरूर पढ़ लीजिए। कार्य का जूल होता है पदार्थ की मात्रा, सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है। पदार्थ की मात्रा का यूनिट क्या होता है, मोल होता है। और विभवांतर का वोल्ट, त्वरण का मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर, इस प्रकार से यूनिट होते हैं, इनको जरूर पढ़ें। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मिलान करना है आपको ऑप्शन में। तो विभवांतर जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इसकी होती है यूनिट आपकी वोल्ट। आवेश की होती है कूलाम, जिसे आप क्यू से दर्शाते हैं। और चालकता की महो या फिर साइमन होती है, ये भी आप याद कर लीजिए, सीमेन या फिर साइमन। और जो आपकी विद्युत धारा होती है इसकी एम्पियर होती है, ए से दर्शाते हैं, ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए। तो आई होप आपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीखे हैं। 100 के करीब मैंने आपको एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।